आज के इस खास डीप डाइव में हम एक बहुत ही आम गलत फहमी की परतें खोलने वाले हैं। मतलब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी के हाथ में एक बाउंस हुआ चेक है तो बस अदालत में उसकी जीत पहले से ही तय है। हाँ, बिल्कुल लोगों को लगता है कि ये कोई जादुई छड़ी है। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे वो कागज का टुकड़ा कोई जादुई छड़ी है जिसे जज के सामने रखा और तुरंत फैसला अपने हक में आ गया। समाज में तो अक्सर यही माना जाता है ना कि बैंक से अगर चेक के डिसऑनर होने की मोहर लगकर आ गई तो बस अब सामने वाले को पैसे देने ही पड़ेंगे या फिर उसे सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। सही बात है, एकदम सीधा और साफ गणित लगता है देखने में। हाँ, लेकिन जब बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 की दुनिया की होती है, जिसे हम आम बोलचाल में चेक बाउंस केस कहते हैं, तो असलियत पूरी तरह से अलग निकल कर आती है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम उस 6 बाई 3 इंच के कागज के टुकड़े का असली सच जानने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है आज। जी बिल्कुल। आज के हमारे विश्लेषण का जो मुख्य आधार है वो अधिवक्ता मनीष शुक्ला और उनके सहयोगियों द्वारा लिखी गई एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है, जिसका शीर्षक है फाउंडेशन ऑफ लायबिलिटी इन चेक बाउंस लिटिगेशन का भाग 1। तो इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि ये समझा जाए कि अदालत में केवल चेक का बाउंस होना जीत की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इस स्रोत सामग्री ने ना उस बुनियादी गलतफहमी को बहुत ही सटीक तरीके से दूर किया है, जिसका आपने अभी जिक्र किया। मतलब कानूनी पछड़ों में फंसा कोई भी आम इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो चेक को ही अंतिम सत्य मान लेता है। हाँ, जबकि कानून की नजर में ना चेक महज एक शुरुआती बिंदु है, मंजिल नहीं। इसको समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प उपमा दी जा सकती है। मैं सोच रही थी कि सिर्फ एक बाउंस चेक के भरोसे कोर्ट में जाना ना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी फिल्म का टिकट तो है और वो सिनेमा हॉल के अंदर पहुंच भी गया है, लेकिन उसे साबित करना होगा कि टिकट क्यों लिया। बिल्कुल। अब उसे वहां ये साबित करना होगा कि वो टिकट आखिर खरीदा क्यों गया था, किस थिएटर की वो फिल्म है, क्या सच में उसके पैसे दिए गए थे या फिर वो टिकट उसे किसी ने मुफ्त में दे दिया था। मतलब जब तक टिकट के पीछे की पूरी कहानी साबित नहीं होती तब तक उसे फिल्म देखने का अधिकार नहीं मिलता। अरे वाह, ये टिकट वाला नजरिया तो पूरी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देता है। मतलब टिकट अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि कानूनी अधिकार मिल ही गया है, खासकर तब जब उस टिकट को हासिल करने का तरीका या उसके पीछे की कहानी संदिग्ध हो। हाँ, सही बात है। मनीष शुक्ला जी के नोट्स ना इसी बात को कानूनी रूप से स्थापित करते हैं। इस पूरे विषय का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हर चेक के पीछे एक वैध देनदारी होना अनिवार्य है। वैध देनदारी? जी, कानूनी अंग्रेजी में इसे लीगली एनफोर्सेबल डेट कहा जाता है। तो अगर केवल चेक काफी नहीं है तो फिर असल कानूनी आवश्यकता क्या है? मतलब अगर कोई वादी कोर्ट में खड़ा है तो उसे उस कागज के अलावा और क्या पेश करना होगा जज साहब के सामने? असल आवश्यकता उस कारण को साबित करना है जिसके तहत वो चेक जारी किया गया था। मतलब जो व्यक्ति केस कर रहा है यानी जो वादी है उसे मुख्य रूप से 3 चीजें साबित करनी होती हैं। अच्छा, 3 चीजें? हाँ। पहली कि वास्तव में कोई आर्थिक लेन देन हुआ था, हवा में कोई चेक नहीं दिया जाता कभी भी। हाँ बिल्कुल, हवा में तो कोई चेक काट के नहीं देता है। दूसरी बात ये कि वो जो देनदारी थी वो कानूनन वसूल योग्य थी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो चेक दिया गया था वो उसी विशिष्ट देनदारी के भुगतान के लिए ही दिया गया था, किसी और काम के लिए नहीं। इन 3 स्तंभों के बिना केस आगे नहीं बढ़ सकता। एकदम सही कहा आपने, इन 3 चीजों के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ थोड़ा रुकते हैं और एक तार्किक सवाल पे गौर करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर करके एक कागज यानी चेक मुझे दिया है तो ये साबित करने का जो बोझ है यानी बर्डन ऑफ प्रूफ वो उसी पर क्यों नहीं होना चाहिए कि उसने वो चेक क्यों दिया? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब पैसा पाने वाले को पूरी कहानी क्यों साबित करनी पड़ती है? ये तो ऐसा हुआ ना कि कोई अपनी मर्जी से किसी को चेक दे फिर मुकर जाए और जिसे चेक मिला है बेचारे को अदालत में धक्के खाने पड़े ये साबित करने के लिए कि वो सही है। सामान्य बुद्धि तो यही कहती है ना कि हस्ताक्षर करने वाले से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये सवाल बहुत ही वाजिब है और अक्सर अदालतों में भी यही बहस का मुद्दा बनता है। मतलब ऊपरी तौर पे देखने में ना ये बहुत अनुचित भी लगता है कि बेचारे परेशान वादी को ही सब कुछ साबित करना पड़े।
हाँ, बिल्कुल अनुचित लगता है। लेकिन अगर हम कानून के गहरे दर्शन को समझें तो कानून को हमेशा क्यों यानी कारण जानने की जरूरत होती है। अदालत ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो चेक दिया गया है वो किसी अवैध काम का हिस्सा तो नहीं था। अवैध काम जैसे कि? उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 लोगों के बीच जुए का खेल चल रहा है। एक व्यक्ति लाखों रुपए हार जाता है और जीतने वाले को चेक काट के दे देता है। अब वो चेक बाउंस हो जाता है। ओहो, तो जीतने वाला व्यक्ति उस बाउंस चेक को लेकर कोर्ट पहुंच जाएगा और कहेगा कि भाई मुझे मेरे पैसे दिलवाए जाएं। बिल्कुल, और यहीं पर कानून का वो नियम काम आता है। इस मामले में देखा जाए तो चेक असली है, हारने वाले के हस्ताक्षर भी असली हैं, लेकिन जो देनदारी है ना वो कानूनन वसूल योग्य नहीं है। क्योंकि जुआ खेलना तो गैर कानूनी है। एकदम सही, जुआ खेलना गैर कानूनी है। अदालत किसी भी अवैध लेन देन की वसूली का माध्यम या कोई रिकवरी एजेंट नहीं बन सकती। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी गैर कानूनी काम की सुपारी के लिए चेक दिया गया हो या कोई तस्करी का सामान खरीदने के लिए चेक का इस्तेमाल हुआ हो। बाप रे! यानी अगर अदालत सिर्फ चेक पर भरोसा करके फैसले सुनाने लगे तो वो तो अनजाने में ही अपराधों को बढ़ावा देने लगेगी। यही कारण है कि ये साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर डाली जाती है कि उनका लेन देन पूरी तरह से साफ सुथरा, नैतिक और कानूनी था। मतलब अदालत को ये तसल्ली चाहिए कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी गलत काम में मदद करने के लिए नहीं कर रही है। कानून की नज़र में देनदारी की जो पवित्रता है वो चेक की स्याही से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चेक तो सिर्फ एक वाहन है, असली चीज वो यात्री है जो उस वाहन में बैठा है। यानी वो देनदारी। हाँ, यानी वो देनदारी। अगर यात्री ही गैर कानूनी या संदिग्ध है तो उस वाहन की कोई अहमियत नहीं रह जाती, चाहे वो बाहर से कितना भी चमकदार क्यों ना हो। बहुत खूब। और इसी बिंदु पर हमारी स्रोत सामग्री में अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी की जो व्यवहारिक अंतर्दृष्टि है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? उन्होंने जो बात कही है ना वो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का सबसे नाजुक और निर्णायक हिस्सा है, जिसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो वादी अपनी बात अदालत के सामने कैसे रखता है, कागज पर अपनी कहानी कैसे उकेरता है, ये सीधे सीधे हार और जीत के बीच का अंतर तय करता है। ड्राफ्टिंग को तो अक्सर लोग सिर्फ एक औपचारिकता मानते हैं ना। मतलब एक वकील को पैसे दिए, उसने कुछ पन्ने टाइप किए और बस केस फाइल हो गया। तो प्रैक्टिकल तौर पर लोग इस शुरुआती चरण में असल में गलती कहाँ कर बैठते हैं? हाँ, अमन बाजपेयी जी के अनुभव बताते हैं कि कई मामलों में वादी केवल और केवल चेक पर निर्भर रहता है। उसे लगता है कि बस चेक बाउंस हो गया, बैंक का मेमो आ गया, तो बस यही काफी है। हाँ, आम धारणा तो यही है। तो ड्राफ्टिंग के दौरान ना वो केवल इतना लिखवाता है कि प्रतिवादी ने मुझे एक चेक दिया और वो बाउंस हो गया, बस इतना। लेकिन जब केस कोर्ट में पहुंचता है और जज महोदय उस ड्राफ्ट को पढ़ते हैं तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं। जाहिर सी बात है। जज पूछते हैं कि भाई ये पैसा क्यों दिया गया था, कब दिया गया था, क्या ये कोई उधार था या किसी व्यापारिक माल का भुगतान था, और किस आधार पर यह तय हुआ कि इतनी ही रकम दी जानी थी। और क्योंकि ड्राफ्टिंग में तो उन बातों का कोई जिक्र ही नहीं है तो वादी अदालत में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता होगा। बिल्कुल, और यहीं से केस कमजोर होना शुरू हो जाता है। अदालत में कोई भी नई कहानी अचानक से तो नहीं गढ़ी जा सकती ना। अगर जज को ये नहीं बताया जा सकता कि लेन देन का मूल स्वरूप क्या था तो जज उस चेक को एक वैध देनदारी का हिस्सा कैसे मानेंगे? सही बात है। इसलिए कानूनी दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग में ना लेन देन का पूरा स्पष्ट और असटीक विवरण देना अत्यंत आवश्यक है। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है, ये एक पूरी टाइमलाइन और घटनाक्रम को अदालत के सामने पारदर्शी तरीके से पेश करने का एक तरीका है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी कानूनी नोटिस या कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग किसी भूल भुलैया का नक्शा बनाने जैसी है। भूल भुलैया का नक्शा? हाँ, मेरा मतलब है कि अगर शुरुआती नक्शा ही गलत बन गया या उसमें महत्वपूर्ण रास्ते नहीं दिखाए गए तो अदालत उस भूल भुलैया में कदम रखते ही भटक जाएगी। बाहर से देखने में वो चेक बाउंस का केस बहुत मजबूत लग सकता है कि भाई हस्ताक्षर हैं, बैंक की मोहर है, लेकिन अगर वो नक्शा यानी ड्राफ्टिंग स्पष्ट नहीं है तो जज के पहले बुनियादी सवाल पर ही पूरा का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोर्ट में जाने से पहले का होमवर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। किसी भी वादी को ना अपने वकील के साथ बैठकर एक एक तथ्य को स्पष्ट करना होगा। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी सप्लायर ने एक ठेकेदार को सीमेंट की बोरियां दी और ठेकेदार ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। ठीक है।
अब अगर सप्लायर की कंप्लेंट में सिर्फ ये लिखा है कि ठेकेदारों ने मुझे चेक दिया था, तो केस कमजोर है। लेकिन अगर ड्राफ्टिंग में लिखा है कि फला तारीख को इस इनवॉइस नंबर के तहत 500 सीमेंट की बोरियां सप्लाई की गईं और उस इनवॉइस के भुगतान के लिए ये चेक दिया गया था, तो ये एक मजबूत नींव है। बिल्कुल, ये एक मजबूत नींव बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर छोटे से छोटे विवरण को पहले दिन ही कागज पर उतारना होता है। पर मान लेते हैं कि किसी ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया, ड्राफ्टिंग में पूरी कहानी बता दी गई कि फला तारीख को पैसे दिए, इस काम के लिए दिए और इनवॉइस भी लगा दिया। तो क्या अदालत सिर्फ उस बेहतरीन ड्राफ्टिंग को पढ़कर और बाउंस हुआ चेक देखकर ये मान लेगी कि हाँ, ये व्यक्ति पूरी तरह सच बोल रहा है और फैसला सुना देगी? सच्चाई यह है कि कहानी सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलता। अदालतें किसी भी लिखी हुई कहानी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती, चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह से क्यों न ड्राफ्ट की गई हो। अच्छा। और यहीं पर हमारे स्रोत में जो अधिवक्ता अविनाश साहू जी हैं, उनके विचार केस की दिशा तय करते हैं। ड्राफ्टिंग के बाद अदालत उस कहानी की बहुत ही बारीकी और कड़ाई से जांच करती है। मतलब अदालत इस बात की पड़ताल करती है कि क्या कागज पर लिखी कहानी वास्तविक दुनिया के तथ्यों से मेल खाती है या नहीं। तो ये जो जांच की प्रक्रिया है, ये किस पैमाने पर होती है? मतलब अदालत कैसे तय करती है कि कागज पर लिखी कहानी सच है या सिर्फ वकीलों की चतुराई है? अविनाश साहू जी ने इस पूरी जांच प्रक्रिया को 3 मुख्य बिंदुओं में बांटा है, जो अदालत विशेष रूप से देखती है। कौन से हैं वो 3 बिंदु? पहला बिंदु है कि क्या देनदारी स्पष्ट और विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक। हाँ, इसका मतलब है कि कहानी में घोलमोल बातें नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्ट होना चाहिए कि ठीक ठीक कितना पैसा किस चीज के लिए बकाया था। हवा हवाई दावे बिल्कुल नहीं चलेंगे। ठीक है, समझ गई। दूसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या उस देनदारी के समर्थन में कोई दस्तावेज या परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं, जिसे कानूनी भाषा में हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ठीक है। और तीसरा बिंदु है कि क्या वादी की कहानी कुल मिलाकर विश्वसनीय है या नहीं। तो अगर ड्राफ्टिंग में एक बहुत ही शानदार लेकिन झूठी कहानी लिख दी जाए, तो अदालत उसे इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के जाल में फंसा लेगी। बिल्कुल फंसा लेगी। यानी अदालत यहाँ सिर्फ हस्ताक्षर मिलाने वाली किसी मशीन का काम नहीं कर रही है, बल्कि वो पूरी कहानी का एक तरह से लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रही है। एकदम सटीक उपमा दी आपने। इस बात को अगर और गहराई से देखें तो अदालत केवल कागज के उस टुकड़े को नहीं देख रही है, बल्कि वो संपूर्ण तथ्यों, पृष्ठभूमि और साक्ष्यों का समग्र विश्लेषण कर रही है। चलिए इसे एक 50 लाख रुपए के नगद कर्ज वाले बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, जो अक्सर अदालतों में दिखने को मिलता है। हाँ, ये नगद कर्ज वाले मामले तो बहुत आते हैं। मान लीजिए ड्राफ्टिंग में वादी ने बड़ी चतुराई से लिख दिया कि उसने प्रतिवादी को 50 लाख रुपए का दोस्ताना कर्ज नगद दिया था और उसके बदले में ये चेक मिला जो बाउंस हो गया। अब ड्राफ्टिंग बेहतरीन है, कहानी भी स्पष्ट है। ठीक है। अब अदालत परिस्थितिजन्य साक्षी खोजना शुरू करेगी। मतलब अदालत ये पूछेगी कि भाई 50 लाख नकद आए कहाँ से? ठीक यही बात होती है। बचाव पक्ष का वकील और खुद जज साहब ये सवाल उठाएंगे कि क्या वादी की इतनी आर्थिक हैसियत है जो ये साबित करे कि उसके पास 50 लाख रुपए नकद मौजूद थे। ओहो, तो मतलब इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह देखे जाएंगे? बिल्कुल, अदालत वादी के इनकम टैक्स रिटर्न देखने की मांग कर सकती है। ये पूछा जा सकता है कि जिस हफ्ते एक कर्ज देने का दावा किया जा रहा है, क्या उस दौरान वादी के बैंक खाते से कोई इतनी बड़ी रकम निकाली गई थी? सही बात है। या क्या वादी का कोई ऐसा व्यापार है जहां इतनी बड़ी मात्रा में नकद लेन देन आम बात है? और अगर ये पता चले कि वादी का सालाना इनकम टैक्स रिटर्न ही सिर्फ 5 लाख रुपए का है और बैंक खाते में कभी 50,000 से ज्यादा रहे ही नहीं, तो पूरी की पूरी कहानी संदिग्ध हो जाएगी। ऐसे हालात में परिस्थितियां वादी की कहानी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हैं। भले ही वह चेक असली हो, उस पर हस्ताक्षर भी असली हो, लेकिन कहानी की जो विश्वसनीयता है ना, यानी जो क्रेडिबिलिटी है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। तो फिर अदालत क्या फैसला सुनाएगी? ऐसे मामलों में अदालत ये निष्कर्ष निकाल सकती है कि वादी सच नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि वो चेक किसी और कारण से दिया गया हो, जैसे किसी व्यापारिक सिक्योरिटी के तौर पर, और उसका दुरुपयोग करके 50 लाख की झूठी कहानी गढ़ी जा रही हो। बाप रे। इसलिए केवल एक असली चेक के आधार पर सफलता पाना असंभव के करीब हो जाता है, अगर बाकी के साक्ष्य और परिस्थितियां उस कहानी को सच साबित ना करें। ये वास्तविकता तो सच में आंखें खोलने वाली है। मतलब आम तौर पर तो खबरों में सिर्फ इतना ही पढ़ने को मिलता है ना कि फला व्यक्ति का चेक बाउंस हो गया और केस चल रहा है। हाँ, बाहर तो बस इतना ही पता चलता है।
लेकिन उस कोर्ट रूम के बंद दरवाजों के अंदर जो ये सबूतों को तौलने का काम चल रहा है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को जो मोतियों की तरह पिरोकर सच की माला बनाई जा रही है, वो आम जनता को तो पता ही नहीं होता। ये पूरी प्रक्रिया न केवल तकनीकी है, बल्कि इसमें एक बहुत ही गहरी तार्किक सोच की जरूरत होती है। तकनीकी होने के साथ साथ ना इसमें एक बहुत ही सधी हुई कानूनी रणनीति की भी दरकार होती है। मतलब एक गलत जवाब या एक अधूरा दस्तावेज पूरे केस की दिशा बदल सकता है। सही बात है। इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है, सही विशेषज्ञ की सलाह लेना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। बिल्कुल। और क्योंकि ये जानकारी बहुत ही व्यवहारिक है, मतलब ये सिर्फ किसी किताब के पन्नों तक सीमित ज्ञान नहीं है, बल्कि असली कोर्टरूम की उन रणनीतियों को सिखाती है जो रोजमर्रा के मुकदमों में काम आती हैं। इसलिए इस विश्लेषण के स्रोत में कुछ संपर्क सूत्र भी साझा किए गए हैं। जी, ताकि लोगों को सही मदद मिल सके। हाँ, ताकि जो सुनने वाले ऐसे किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं या अपने केस की रणनीति को समझना चाहते हैं, वो सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। स्रोत सामग्री के अंत में ना ये स्पष्ट किया गया है कि मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स से कानूनी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है, जो है 9839036853। 9839036853। जी, और इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करके विशेषज्ञ सलाह ली जा सकती है। मतलब कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। हाँ, केवल मैसेज। इसके साथ ही अधिवक्ता अविनाश साहू जी का मोबाइल नंबर भी स्रोत में दिया गया है, ताकि लोग सीधे जुड़ सकें। उनका नंबर है 7408952002। 7408952002। ये तो एक बहुत ही अच्छी पहल है कि कानूनी जानकारी के साथ साथ समाधान के रास्ते भी खुले रखे गए हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये विषय यहीं पर खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री में इस बात का भी साफ तौर पर जिक्र है कि इस चर्चा की अगली कड़ी में क्या आने वाला है। हाँ, अगली कड़ी का विषय होगा चेक का जारी होना, यानी इशुएंस ऑफ चेक। मतलब ड्राफ्टिंग में किन बातों का विशेष ध्यान रखें। आज हमने ये समझा कि देनदारी साबित करना क्यों जरूरी है और परिस्थितियां कैसे काम करती हैं। अगले भाग में इस बात पर गहराई से चर्चा की जाएगी कि जब चेक जारी होता है तो उस समय के घटनाक्रम को ड्राफ्टिंग में कैसे पिरोया जाए, ताकि अदालत में केस की शुरुआत ही एक मजबूत आधार के साथ हो। बिल्कुल। जो लोग कानूनी दांवपेच समझना चाहते हैं ना, उनके लिए जो श्रृंखला है ना, ये बहुत काम की साबित होगी। तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण का एक अंतिम निष्कर्ष निकाला जाए, तो सबसे बड़ी और स्पष्ट बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि चेक बाउंस केस की असली ताकत उस कागज के टुकड़े में बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। वो ताकत, वो वजन उसके पीछे छिपी उस देनदारी में है, जिसे अदालत की कड़ी कसौटी पर साक्ष्यों और तर्कों के साथ साबित किया जा सके। ये निष्कर्ष इस पूरे विषय का सार है, और इसकी प्रासंगिकता सिर्फ वकीलों या जजों तक सीमित नहीं है। मतलब व्यापार करने वाले लोग, छोटे दुकानदार या निजी जीवन में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आर्थिक लेन देन करने वाले किसी भी इंसान के लिए ये जानकारी एक सुरक्षा कवच की तरह है। हाँ, हर किसी को ये जानना चाहिए। जब कोई किसी को पैसा देता है और बदले में चेक लेता है, तो ये पता होना चाहिए कि भविष्य में खुद को अदालत में साबित करने के लिए सिर्फ वो चेक काफी नहीं होगा। उस लेन देन का सबूत, वो कहानी और वो परिस्थितियां भी सुरक्षित रखनी होंगी। ये एक ऐसी सलाह है जो भविष्य के कई कानूनी सिरदर्दों से बचा सकती है। मतलब जब भी कोई चेक हाथ में आए तो एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि क्या वो कहानी और वो सबूत मौजूद हैं जो जज के उस पहले और सबसे तीखे सवाल का सामना कर सकें। बिल्कुल। वो फिल्म के टिकट वाला नजरिया हमेशा जहन में रहना चाहिए कि सिर्फ टिकट होना फिल्म देखने की गारंटी नहीं है। तो अदालतें भावनाओं या मान्यताओं पर नहीं चलती, बल्कि केवल कठोर तथ्यों और साक्ष्यों पर चलती हैं। ड्राफ्टिंग और सबूतों की वो मजबूत दीवार ही किसी केस को खड़े रहने में मदद कर सकती है। तो ये बात पूरी तरह से स्थापित हो गई कि वैध देनदारी ही इस पूरे चेक बाउंस केस का असली राजा है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल उठता है जो शायद आने वाले कल में न्याय प्रणाली की पूरी दिशा ही बदल कर रख दे। अच्छा, वो क्या सवाल है? देखिए, आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। लोग कागज के चेक की जगह यूपीआई, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और यहाँ तक कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ,
तकनीक का ये दखल कानून के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी। तो जरा सोचिए सुनने वालों कि जब भविष्य में ये पारंपरिक कागज के चेक की अवधारणा ही पूरी तरह से इतिहास बन जाएगी और सारा लेन देन पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा, तो इस देनदारी को साबित करने के नियम कैसे बदलेंगे? ये तो बहुत ही दिलचस्प पहलू है। मतलब ब्लॉकचेन पर मौजूद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो कोड से चलता है। अगर वो कोड खुद ही ये तय कर ले कि लेन देन की शर्तें पूरी नहीं हुई और पैसे बीच में ही रुक गए, तो क्या भविष्य की अदालतें उस कागज के चेक की जगह सिर्फ कंप्यूटर कोड और डिजिटल फुटप्रिंट को ही असली गवाह मानेंगी? क्या तब भी किसी वादी को कोर्ट में खड़े होकर देनदारी की कहानी सुनानी पड़ेगी, या मशीनें और एल्गोरिदम ही ये तय कर देंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? क्या भविष्य में वकीलों को कानून के साथ साथ कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी? ये एक बेहद गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है, जो आने वाले समय में कानूनी बहसों का मुख्य केंद्र बन सकता है। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। न्याय, कानून और समाज से जुड़े एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।